इस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाते हुए। मैक्स तो अडल्ट फिल्मों का प्रोड्यूसर था। उसने कई सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस को चांस दिया था अपनी अडल्ट फिल्म बनाने के लिए, और उसने तो बहुत सारी ऑडियंस को ग्रैब करके रखा था, क्योंकि उसे पता होता है कि लोग क्या चाहते हैं और वो उसी हिसाब से अपनी अडल्ट फिल्में क्रिएट किया करता। लेकिन यहाँ कुछ समय से मैक्स एकदम नॉर्मल चीजें बनाने के बाद ये सोच रहा होता है कि वो अपनी ऑडियंस के लिए और क्या नया लेकर आए, यानी कि वो अपनी ऑडियंस के लिए कुछ हार्डकोर बनाना चाहता था। इसी वजह से मैक्स अलग अलग क्लाइंट से मिल रहा होता है, और फिलहाल के लिए वो कुछ जापानीज प्रोड्यूसर से मिल रहा था। जापानीज के वो सारे एजेंट्स मैक्स को बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, लेकिन मैक्स को उनमें कोई मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो चीजें एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। मैक्स को तो कुछ नया चाहिए था जिससे ऑडियंस फिर से इसकी दीवानी बन जाए। इसीलिए मैक्स पूरी कोशिश कर रहा था कि एक नई एक्ट्रेस को लेकर आया जाए जो जवान हो और उसके साथ हार्डकोर फिल्म बनाई जाए। जब मैक्स हेराल्ड के पास गया तो हेराल्ड उसे एक बात बता रहा था। वो कहता है कि हमने जो डिवाइस बनाए हैं उसके अंदर मुझे अननोन सिग्नल्स मिले थे। ये सिग्नल्स मलेशिया के एक अलग ही प्लेस से आ रहे होते हैं, जिसके अंदर अजीब तरीके की वीडियो फ्रीक्वेंसीज मौजूद थी। अब मेरे सिस्टम ने कुछ समय के लिए उस वीडियो फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर कर लिया, लेकिन इंक्रिप्शन में से कुछ सेकंड की वीडियो ही बाहर निकल कर आई हैं। हेराल्ड तो अब मैक्स को वो सारी वीडियो फुटेजेस दिखाता है जिसके अंदर कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से लेडी को परेशान कर रहे हैं। ये भी एक अडल्ट फिल्म थी, लेकिन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। वो तो लेडी को टॉर्चर कर रहे थे और काफी चोट भी पहुंचाते हैं। तब जाकर मैक्स को रियलाइज हुआ कि उसके ऑडियंस को यही चाहिए। मैक्स तो अब पूरी कोशिश करने लगा कि इसी तरीके की वो हार्डकोर फिल्म बनाएगा। फिलहाल के लिए उसे अपने स्टार कास्ट और पूरी स्क्रिप्ट की जरूरत होगी, जो वो क्रिएट करने में लग गया। अब यहाँ अगले दिन मैक्स एक इंटरव्यू दे रहा होता है, जो कि रीना नाम की एक आर्टिस्ट का था। उस शो पर निकी नाम की एक एक्ट्रेस बैठी हुई होती है जो मैक्स के साथ आई थी। ऑब्लिन नाम के एक बड़े वैज्ञानिक भी उस पूरे मीटिंग को ज्वाइन करके बैठे हुए थे। मैक्स तो यहाँ उन शोज के क्वेश्चन के आंसर देने के बजाय निकी नाम की उस एक्ट्रेस से ज्यादा बात कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैक्स खूबसूरत लड़कियों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। अब यहाँ पर रेना जो उस शो की होस्ट होती है, वो मैक्स से बहुत सारे सवाल पूछने लगी। वो कहती है कि तुम अपने फिल्म में काफी सारी हार्डकोर चीजें दिखाते हो जो लोगों को एक गलत संदेश देती है। आखिर तुम इन सारी चीजों को जस्टिफाई कैसे करोगी? तब जाकर मैक्स सिंपली ये बताता है कि मैं अपनी ऑडियंस को वो चीज दिखाता हूँ जो वो रियल लाइफ में ना करे, यानी कि अगर वो टेलीविजन पर चीजें देख ले तो रियल लाइफ में होने की संभावना कम हो जाती है। यानी कि मैक्स एक सोशल वर्क कर रहा है जो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यही रीजन दे के वो इस सवाल से बच जाता है। पर रीना यहाँ उस वैज्ञानिक ऑब्लिन से भी पूछती है कि आपका इसमें क्या राय है। ऑब्लिन पता नहीं क्यों इस सवाल का न जवाब देते हुए एडल्ट इंडस्ट्री के बारे में बात करने लगा। उसकी सारी बातें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहे थे। इसी तरीके से करते हुए ये पूरी मीटिंग खत्म हो जाती है। मैक्स ने तो यहाँ निकी का नंबर ले लिया था और वो दोनों एक दूसरे से मिलने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ मैक्स का असिस्टेंट हेराल्ड उसे वापस बुलाता है। उसने बताया कि लास्ट टाइम जो मुझे वीडियो फुटेजेस मिले थे वो मलेशिया से नहीं बल्कि यूएसए के किसी प्लेस से आ रहे थे, और इसके बारे में ये पता लगा है कि ये वीडियो फुटेजेस ब्रॉडकास्ट की जा रही थी डार्क वेब के थ्रू, यानी कि ये चीजें रियलिटी में हो रही हैं। वो वीडियो फुटेजेस में कुछ एक्टिंग नहीं हो रही थी। मैक्स को तो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा आइडिया मिलने लगे, जो वो इम्प्लीमेंट करने का भी ट्राई करता है। अब मैक्स निकी को अपने घर पर बुलाता है कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। वो दोनों साथ में बहुत सारी बातें कर रहे थे और एक तरीके से ये उनकी डेट ही होती है। मैक्स ने तो अपने घर के अंदर कई सारे वीडियो टेप के कलेक्शन जमा करके रखे थे। निकी की नजर उसके ऊपर ही चली जाती है, इसीलिए वो उन सारे टेप्स को चेक करने लगी। उसने जब मैक्स से पूछा कि इन सारी चीजों में क्या है, तब मैक्स बताता है कि ये वो अडल्ट फिल्म है जो बहुत ही ज्यादा हार्डकोर है और इन्हें सेंसर कर दिया गया तो ये रिलीज नहीं हो पाए। निकी तो अब यहाँ पर मैक्स से इस टेप को प्ले करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे ये वीडियोस देखनी थी। मैक्स तो इस पूरी इंडस्ट्री का बादशाह था, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे उस वीडियो को प्ले कर दिया। निकी उन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देखती है और कुछ देर बाद मैक्स के पास आकर इसी तरीके का टॉर्चर करने के लिए कहती है। मैक्स को तो बस सिग्नल मिलने की देरी थी और वो शुरू हो गया। उसने तो निकी को अलग अलग वे दिखाए कि कैसे टॉर्चर झेला जाता है, और तो और वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज भी आ गए थे। अब अगले दिन मैक्स एक लेडी से मिलने जाता है जिसका नाम माशा था। माशा भी उसी की तरह एक प्रोड्यूसर होती है जो अलग अलग फिल्में कास्ट किया करती। मैक्स तो यहाँ पर अब माशा से वीडियो ड्रोम नाम की एक कंपनी के बारे में पूछता है, और इसी कंपनी ने वो हार्डकोर वीडियो रिलीज किया था जो मैक्स के असिस्टेंट ने ढूंढा है।
माशा बताती है कि ये यूएसए की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ लेडीज को टॉर्चर नहीं करती बल्कि रियल लाइफ पर उन्हें जख्म देती है और अंत में उन्हें मार भी देती है। यानी कि वो सब शूटिंग नहीं करते बल्कि सारी चीजें लाइव और रियल होती हैं। मैक्स तो ये बात सुनकर चौंक गया क्योंकि वो शुरुआत से यही समझ रहा था कि सब कुछ एक्टिंग हो रही है। माशा को लगने लगा कि मैक्स भी कहीं न कहीं वीडियो ड्रोन नाम की जैसी कंपनी की शुरुआत करने जा रहा है और उसी की तरह वो टॉर्चर वाली वीडियोस बनाएगा। पर मैक्स तो बहुत ही ज्यादा सोच में था। अब एक रात फिर मैक्स निकी के साथ होता है, जिसके बाद उसे पता चला कि निकी भी उसी वीडियो ड्रोन नाम की कंपनी के अंदर जा रही है काम करने के लिए। लेकिन मैक्स निकी को समझाता है कि वो बहुत ही खतरनाक जगह है, वहां पर एक्टिंग नहीं बल्कि मर्डर होते थे लेडीज के। उस जगह पे जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। लेकिन तभी निकी एक जलती हुई सिगरेट अपने बॉडी पर डालती है, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उसने वहां जाने का मन बना लिया है और वो तो एक तरीके से साइको लेडी लग रही थी। मैक्स इस बारे में तुरंत ही माशा को बताता है और इसीलिए माशा ने ऑब्लिन नाम के एक आदमी से बात करने के लिए कहा, क्योंकि मैक्स को सब कुछ जानना था कि ये कंपनी इस तरीके से कैसे लोगों की जानें ले सकती है। मैक्स तुरंत ही उस एड्रेस पर निकल गया जहां कई सारे होमलेस लोग रहा करते थे। वहां पर ऑब्लिन के बारे में पता करने के बाद उन्हें बिंका नाम की एक लड़की मिलती है। बिंका तो ऑब्लिन की बेटी थी और वो उसे अपने ऑफिस में कुछ बताने के लिए लेकर चली जाती है। बिंका बताने लगी कि मेरे फादर ऑब्लिन किसी से मिला नहीं करते, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही करते। यहाँ मैक्स को थोड़ा अपना डिसरिस्पेक्ट लगने लगा, इसीलिए वो ऑब्लिन से बात किए बिना ही वहां से चला जाता है। बिंका तो हंसते रहती है, जैसे लग रहा था कि उसे पता है मैक्स वापस आएगा। मैक्स अपने घर पर होता है और वीडियो ड्रोन नाम की उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता करता है। मैक्स तो यही सोचकर डर रहा था कि निकी भी जब उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। भले ही मैक्स के नाजायज संबंध थे निकी के साथ, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में सोचता था। मैक्स से जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहे थे वो रिसर्च करके उन्हें जमा करता जाता है। अब थोड़ी देर में उसके पास लिंडा नाम की एक एम्प्लॉई आ गई थी, जो बिंका द्वारा भेजी गई एक वीडियो कैसेट को लेकर आई होती है। लिंडा तो मैक्स की कंपनी में काम करती थी और उस वीडियो कैसेट को देने के बाद अचानक लिंडा की नजर बुक शेल्फ पर जाती है। मैक्स ने तो बुक शेल्फ की जगह पर कई सारे वीडियो फुटेजेस का कलेक्शन बनाकर रखा था। लिंडा की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि इन कैसेट्स में क्या हो सकता है, इसीलिए वो मैक्स से पूछने लगी, पर मैक्स उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। लेकिन अचानक लिंडा उन सारे कैसेट्स को आकर छूने लगी, जिस पर मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने तुरंत ही लिंडा को थप्पड़ मार दिया। थोड़ी देर बाद मैक्स को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वो लिंडा से सॉरी कह रहा था अपने इस बिहेवियर के लिए। पर लिंडा तो कहती है कि तुमने तो मुझे कुछ नहीं किया, फिर तुम इस तरीके से सॉरी क्यों बोल रहे हो। यहाँ जाकर हमें पता चलता है कि मैक्स हेलुसिनेट कर रहा है और उसने जो भी चीजें देखी ये उसका विजन था। थोड़ी देर के अंदर लिंडा वहां से उसे कैसेट देकर चली जाती है। जब मैक्स उस वीडियो कैसेट को देख रहा था तो पता चलता है कि वो वीडियो कैसेट अपने आप ही हिलने लगी है। इस बात से मैक्स चौंक गया और उसे तुरंत ही प्ले करके देखने लगा। उसके अंदर तो ऑब्लिन नाम के उसी बूढ़े आदमी की वीडियो फुटेजेस होती हैं, जो उसे बता रहा था कि मुझे एक ब्रेन ट्यूमर है और इसी ट्यूमर के कारण मुझे कुछ विजन आते हैं। ऑब्लिन ने बताया कि मेरी तरह तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है, इसीलिए तुम जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उतनी कर लो। अगले मोमेंट में वीडियो फुटेजेस के अंदर दिखाया गया कि कोई लेडी आकर ऑब्लिन को मार दे रही है। थोड़ी देर में जब उस लेडी का चेहरा दिखाया गया तो वो और कोई नहीं बल्कि निकी थी, जो कि लिटरली मैक्स से बातें कर रही होती है और उसे किस करने के लिए कहती है। मैक्स टेलीविजन के एकदम पास पहुंच गया और टेलीविजन भी बहुत अजीब तरीके का स्ट्रक्चर बनाने लगा था। लेकिन ये सब हेलुसिनेशन का एक पार्ट था जो मैक्स एक्सपीरियंस कर पा रहा होता है। मैक्स अब समझ गया कि जरूर इस केस का पूरा रिलेशन ऑब्लिन से ही हो सकता है। अगले दिन अब मैक्स सीधा बिंका के पास चला जाता है और उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो हेलुसिनेट कर रहा है। बिंका को तो पहले से इस बात का आइडिया था, वो तो सिर्फ मैक्स का वेट कर रही थी। जिसके बाद बिंका मैक्स को लेकर एक बड़े से केबिन में चली जाती है, जहां उसके फादर यानी ऑब्लिन के कई वीडियो फुटेजेस मौजूद थे। यहाँ पर बिंका ने मैक्स को एक सच्चाई बताई कि मेरे फादर कई महीनों पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मैंने उनकी बातों और थॉट्स को इन्हीं वीडियो फुटेजेस की मदद से जिंदा रखा है। और ये रीजन था कि जब मैक्स ऑब्लिन से मिलने के लिए कह रहा होता है तो बिंका उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करने के लिए कह रही थी, क्योंकि ऑब्लिन तो इस दुनिया में है ही नहीं। मैक्स यहाँ से काफी कंफ्यूज हो चुका था। अब मैक्स वहाँ से सीधा चला जाता है अपने असिस्टेंट हेराल्ड के पास। मैक्स तो हेराल्ड से पूछने लगा था कि तुम्हें भी कुछ हेलुसिनेशन हो रहे हैं जब से हमने उस वीडियो ड्रोन की फुटेजेस देखी हैं। लेकिन हेराल्ड तो कह रहा था कि मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ।
मैक्स समझ जाता है कि जरूर ये चीजें सिर्फ उसके साथ ही हो रही हैं। अगले दिन मैक्स फिर से वही सारी वीडियो फुटेजेस देख रहा था, जिसमें कि अब ऑबलिन की एक और फुटेजेस दिखाई देती हैं, जो बता रहा होता है कि जो तुम वीडियो ड्रोम के फुटेजेस देख रहे हो। अब अचानक टेलीविजन पर ऑबलिन की वीडियो प्ले हो गई, जिसमें वो बता रहा था कि वीडियो ड्रोम की फुटेजेस देखने पर तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ट्यूमर बन जाता है। ये ट्यूमर ऐसा था कि तुम्हें अलग अलग विजन दिखाएगा और कुछ समय बाद ये तुम्हारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण अंग बन सकता है। मैक्स अब अचानक से ये देखता है कि उसकी बॉडी में एक दरार आने लगी है और उसके पास जो गन मौजूद होती है वो उसी दरार के अंदर डाल देता है। थोड़ी देर बाद वो दरार अपने आप भर भी गई थी। अब मैक्स इतना ज्यादा शॉक हो गया कि वो ये सारी चीजों को रियल मानने लगा था, पर ये सारी चीजें उसके साथ हेलुसिनेट ही हो रही थी। अब अचानक मैक्स को बेनी नाम के एक आदमी का कॉल आता है। बेनी बता रहा था कि मैं वीडियो ड्रोम नाम की कंपनी के लिए काम करता हूँ और तुम जल्द से जल्द आ जाओ तो मैं तुम्हें उसके मैनेजर से मिलवा सकता हूँ। मैक्स को तो पहले से ही इन सारी चीजों के बारे में जानना था, इसीलिए वो हाँ करके वहाँ पर चला जाता है। मैक्स के लिए एक कार कर दी गई थी और वो सीधा वहाँ से चला गया था एक ऑप्टिक्स वाले शॉप की तरफ। वहाँ पर बेनी नाम का वही आदमी होता है जिसने कि मैक्स को समझाने की कोशिश की कि हमने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जिसका यूज करके आप जिस तरीके के हेलुसिनेशन और विजन देख रहे हैं वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्स भी इस बात के लिए राजी हो जाता है कि आप ये डिवाइस मेरे ऊपर यूज कर सकते हो। उन्होंने एक बड़ा सा डिवाइस उसके सर पर डाल दिया और मैक्स हेलुसिनेट करने लगा। मैक्स तो अब अपने सामने निकी को इमेजिन करता है जो उससे कह रही थी कि मुझे टॉर्चर करो। मैक्स उसकी बात मानते हुए उसे लगातार मारता रहता है और ये चीजें उस डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड होती जा रही थी। अगले मोमेंट में मैक्स अपने आप को एक बेड के ऊपर पाता है, लेकिन उसके ठीक साइड में माशा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मैक्स तुरंत ही अपने असिस्टेंट हेराल्ड को बुलाता है और उसकी डेड बॉडी की फोटो क्लिक करने के लिए कहता है, लेकिन हेराल्ड ने बताया कि यहाँ कोई डेड बॉडी नहीं है। यानी साफ मतलब था कि मैक्स अभी भी हेलुसिनेट ही कर रहा है। मैक्स ने हेराल्ड को कहा कि जल्द से जल्द तुम मुझे कुछ ही मिनटों के अंदर ऑफिस में मिलो, मुझे कुछ बात करनी है। दोनों ऑफिस में आने के बाद मैक्स हेराल्ड को बता रहा था कि मैंने जब से वो वीडियो ड्रोम की वीडियो देखी है तभी से ही मुझे हेलुसिनेशन आ रहे हैं और मैं अपने माइंड पर काबू नहीं कर पा रहा। पर मैक्स को ये नहीं समझ रहा था कि हेराल्ड ने भी वो वीडियो देखी थी, तो फिर वो हेलुसिनेट क्यों नहीं कर रहा है। हेराल्ड ने तब जाकर बताया कि मैंने तो वो वीडियो कभी देखी ही नहीं और मुझे इस तरीके के अनजान सिग्नल्स तो मिले ही नहीं थे। मेरे पास वो वीडियो फुटेजेस पहले से प्रोवाइड की गई थी जिसे कि सिर्फ मैंने तुम्हें ही दिखाया। यहाँ जाकर एक सच्चाई रिवील हुई कि हेराल्ड भी उन्हीं लोगों में मिला होता है जिन्होंने मैक्स को टारगेट किया था। बेनी अब कुछ समय में वहाँ आ गया और पता चला कि सारी चीजों का मास्टर माइंड बेनी है। बेनी ने हेराल्ड के साथ कोलैबोरेट किया और मैक्स को फंसाने का प्लान बनाया। उन्होंने मैक्स का दिमाग इस तरीके से खराब कर दिया था कि वो सच में सोचे कि उसके साथ ये अनजान चीजें हो रही हैं और अब बेनी अपने हिसाब से मैक्स के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था। बेनी ने तुरंत ही एक कैसेट लेकर मैक्स के उसी बॉडी वाले पार्ट में डाल दिया जहां से उसकी ओपनिंग हुई थी और अब बेनी कहता है कि तुम अपने सारे को फाउंडर्स को मारकर ये पूरी कंपनी मेरे नाम कर दो। मैक्स वही करने लगा और जल्द से जल्द बंदूक निकालकर अपने साथियों को मार देता है। बेनी अपने प्लान में कामयाब हो गया और मैक्स की कंपनी उसके नाम हो जाती है। बेनी ने तो मैक्स को यह आदेश दे दिया कि वो बिंका को भी जाकर मार दे जो ऑबलिन की बेटी है, क्योंकि आगे चलकर बिंका उसके लिए खतरा बन सकती है। मैक्स जिसका अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं था वो सीधा चला गया बंदूक लेकर बिंका को मारने के लिए, लेकिन शायद बिंका को पहले से ही पता था इस पूरे साजिश के बारे में। वो जल्द से जल्द अपने आप को बचा लेती है और मैक्स को सीधा गोली मार देती है, पर मैक्स को ये गोली रियलिटी में नहीं लगी थी। मैक्स ने तो एक साउंड फ्रीक्वेंसी सुनी जिससे कि शायद अब वो बेनी के कंट्रोल से दूर हो चुका है। बिंका मैक्स को सब बताती है कि बेनी तुमसे बहुत सारी चीजें करवाना चाहता है और इसी तरीके से वो अपनी एक आर्मी बनाएगा जो सिर्फ उसकी बात मानेंगे। तुम उसके पहले शिकार थे, लेकिन उस साउंड फ्रीक्वेंसी के कारण तुम आजाद हो चुके हो और हम साथ में मिलकर बेनी को खत्म कर सकते हैं। बिंका तो अब मैक्स को सारे प्लान के बारे में बताती है कि तुम ये रियलाइजेशन मत होने देना कि तुम अपने होश में आ चुके हो। हमें एक एक करके हेराल्ड और बेनी को मारना होगा। इसी वजह से अब मैक्स सीधा चला गया हेराल्ड के पास। हेराल्ड को यही लग रहा होता है कि मैक्स उनके कंट्रोल में है और वो जो बोलेगा मैक्स वही करेगा, बट ऐसी तो कोई चीज नहीं होती। मैक्स ने उस ऑफिस के अंदर एक बड़ा धमाका किया जिसमें हेराल्ड की मृत्यु हो जाती है। हेराल्ड को मारने के बाद मैक्स सीधा पहुंच गया था बेनी की तरफ जो एक बहुत ही बड़ा शो कंडक्ट कर रहा था। मैक्स यहाँ जरा भी नहीं डरता और सिक्योरिटीज को चकमा देते हुए स्टेज पर जाता है और गन लेकर बेनी को मल्टीपल शूट कर देता है। बेनी भी मारा गया, जिसके बाद मैक्स वहां से चला गया। वो तो एक अबेंडन एरिया में आ चुका था जो एक चैम्बर में जाकर बैठ जाता है
क्योंकि मैक्स का दिमाग बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था। उसे तो अभी भी हेलुसिनेशन आ रहे थे और वो कुछ नहीं सोच पा रहा था। तभी मैक्स को अपने सामने मौजूद एक खराब टीवी में निकी की इमेजेस दिखाई देती हैं। निकी उससे बातें कर पा रही थी और ये बताती है कि तुमने वीडियोड्रोम के मेन मेंबर्स को तो खत्म कर दिया, लेकिन तुम खुद वीडियोड्रोम को नहीं खत्म कर पाए, जो आगे चलकर और बढ़ सकता है। यहाँ निकी वीडियोड्रोम को पूरी तरीके से खत्म करने का एक आइडिया बताती है। उसने टीवी के अंदर इमेजेस में दिखाया कि मैक्स गन की मदद से खुद को शूट कर रहा है, यानी जब तक वो जिंदा है तब तक वीडियोड्रोम को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। शूट करते ही वो पूरा टीवी ब्लास्ट हो गया। अब पता नहीं मैक्स को कोई कंट्रोल कर रहा था या फिर वो खुद की मर्जी से कर रहा है। वो अपनी गन उठाता है और सीधा अपने सर के ऊपर रखकर ट्रिगर दबा देता है। वहीं पर मैक्स की बुरी तरीके से मृत्यु हो गई थी, लेकिन देखने पर ऐसा ही लगता है कि मैक्स ने ये सारे डिसीजन खुद की मर्जी से लिए हैं। उसे पता था कि जो ट्यूमर उसे हुआ है उसकी मदद से वीडियोड्रोम को कंटिन्यू किया जा सकता था और लोगों को हेलुसिनेट करके कई गलत काम कराए जा सकते थे। भले ही मैक्स अडल्ट इंडस्ट्री में कई सारी फिल्म बनाता था, लेकिन उसने लोगों का बुरा कभी नहीं चाहा। वो तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट होता है और यहाँ मैक्स ने अपनी जान कुर्बान करके एक बहुत ही बड़ी साजिश को होने से बचा लिया। हमारी भी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।